अच्छा, हमने जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट जेएस। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट जेएस की पहली टैग में? द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर दी वेब। इसका मतलब तो ये रिएक्ट ही है जो हमने पढ़ी है। वाइट भी क्या था? रिएक्ट ही था। तो नेक्स्ट जेएस भी क्या है? इसका मतलब इसमें यूज स्टेट भी होगा, यूज इफेक्ट भी होगा, इसमें हर वो कंसेप्ट होगा जो हमने रिएक्ट में पढ़ा है। और कुछ अब ये क्यों बोला ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, हालांकि रिएक्ट तो खुद एक फ्रेमवर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, यानी जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिएक्ट और रिएक्ट के ऊपर नेक्स्ट जेएस। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट जेएस में जितने भी फीचर हैं उसमें सारे रिएक्ट जेएस के तो फीचर हैं ही, प्लस एक्स्ट्रा कुछ फीचर है जो रिएक्ट में नहीं है। अब हमने जो स्टडी करना है वो क्या करना है कि नेक्स्ट में ऐसे कौन से फीचर हैं जो रिएक्ट में नहीं है और उनकी क्या जरूरत पेश आ गई है, उनकी क्या जरूरत पेश आ गई है रिएक्ट वाले फीचर्स की, ये हमने देखना है एक्चुअली। यूज्ड बाय सम ऑफ द वर्ल्ड largest companies, Next.js enable you to create high quality web application with power of React component। यानी वो React की तारीफें कर रहा है पहले दूसरी दो लाइनों में कि React के साथ ही जो भी कर रहा है वो कर रहा है और वो पावरफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए उन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि React.js Next.js से मुख्तलिफ कैसे है, उसकी मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टीआर ड्रा पे कुछ चीजें जो हैं वो ड्रा कर लेते हैं। हमने वेब वाली बातें कहाँ पे शुरू की हुई हैं, ये इधर कर लेते हैं इसको ड्रा। अच्छा जी, मामला कुछ ऐसे है रिएक्ट के अंदर, हमारी एक कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे बनती है। रिएक्ट जेएस में हम फ्रंट एंड लिखते हैं और अगर सर्वरलेस आर्किटेक्चर यूज ना कर रहे हो तो फिर क्या करते हैं, हम बैकएंड और डेटाबेस लिखते हैं। तो नोड.जेएस में उस सूरत में हम बैकएंड लिखते हैं और फिर हम डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम सर्वरलेस ना यूज कर रहे हैं, सर्वरलेस यूज कर रहे हो तो फायरबेस को हम डायरेक्टली कोड में यूज कर लेते हैं, हमें पता है। अच्छा, हमने फ्रंट एंड से बैकएंड को कॉल करते हैं, बैकएंड किसको कॉल करता है, ये बैकएंड हम बनाते क्यों हैं, मैंने बताया हुआ है। हम फ्रंट एंड से डायरेक्टली डेटाबेस को कॉल क्यों नहीं करते, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रीजन की वजह से। जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर वो डायरेक्टली फ्रंट एंड से एक्सेसिबल होगा तो कोई भी उसको चेंज कर लेगा, तो सर्वर को सिक्योर हम बनाते हैं। तो ये हमारा सर्वर साइड कोड होता है और ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है। और डेटाबेस हमेशा सर्वर यानी नोड.जेएस से कनेक्ट रहती है, वो फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं होती। तो फ्रंट एंड फिर बैक एंड से बात कैसे करता है, फ्रंट एंड बैक एंड से बात कैसे करता है, एपीआई के थ्रू, रेस्ट एपीआई जो हमने काफी दफा लगा के भी देखी है। तो फ्रंट एंड बैक एंड की एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, मैंने बताया हुआ ये भी, एक्सिस यूज करके, एक्सिस यूज करके करते हैं ना। तो रिएक्ट जेएस बैकएंड कॉल करेगा नोड.जेएस का और नोड.जेएस से डेटाबेस कॉल होगी। नेक्स्ट जेएस क्या कहता है, नेक्स्ट जेएस कहता है मैं इस काम को सिंपल बनाऊंगा। कैसे, ये जो पहली दो लेयर्स हैं इनको वो कह रहा है मैं एक ही लेयर बना दूंगा, नेक्स्ट जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर में ही रिएक्ट जेएस का कोड हो जाएगा, उसी में ही नोड.जेएस का कॉल हो जाएगा, वहीं से हमारी डेटाबेस की कॉल चली जाएगी। क्या समझ में आया,
नेक्स्ट जेएस का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है हमें वो रिएक्ट का कोड लिखने की भी इजाजत देता है, और उसमें हमें फायदा क्या होता है कि हमें दो अलहदा रेपोजिटरीज, दो अलहदा फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही फोल्डर, जैसे रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, सोर्स का फोल्डर होता है, उसमें हुक्स बनाते हैं चीजें, उसी फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर वो एपीआई बनाने की भी इजाजत देता है। कौन? नेक्स्ट जेएस। अदरवाइज हम क्या करते हैं, नोड का लहदा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिएक्ट का लहदा, इसकी लहदा गिटहब की रेपो होती है और इसकी लहदा गिटहब। इस केस में क्या होता है, एक ही गिटहब की रेपो होती है जिसमें एपीआई भी लिखी जाती है और उसी में होती अलग अलग ही है, यानी एपीआई लहदा लिखी जाती है, रिएक्ट का कोड लिखा जाता है और वो एक्सियस से ही कॉल होता है, वो होता अलग अलग ही है, लेकिन बस फर्क क्या होता है, एक ही फोल्डर स्ट्रक्चर में लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दोनों अलग-अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक फर्क क्या समझ में आया नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस के अंदर, कि बैकएंड के अलहदा से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक फीचर मैंने आपको बताया, आपने याद रखने हैं फीचर्स। दूसरा फीचर, नेक्स्ट जेएस के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना वो प्री डिफाइंड है। वो क्या है? प्री डिफाइंड। उसका मतलब क्या है, अब हम रिएक्ट.जेएस में कोड कर रहे हैं तो हम सोर्स का फोल्डर जो मर्जी रख सकते हैं नेम, हम उसमें पेजेस को जो मर्जी बोल सकते हैं, कंपोनेंट के फोल्डर को जो मर्जी बोल सकते हैं, उसके अंदर हम कोई भी फाइल का नाम, फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर फाइल्स के नाम भी प्री डिफाइंड है, फोल्डर्स के नाम भी प्री डिफाइंड है। यानी पेजेस का फोल्डर इसके अंदर ऐप का फोल्डर होता है, यानी ऐप के फोल्डर को हम क्या बोलते हैं? पेजेस फोल्डर। उसके अंदर अगर हम कोई फाइल बनाते हैं उसमें page.js, page.tsx फाइल बनानी पड़ती है, उसका भी फिक्स है, हार्ड कोडेड है। तो इसके अंदर प्री डिफाइंड है फाइल्स के नेम और फोल्डर के नेम, यानी इसके हम अपनी मर्जी से कस्टम नेम नहीं रख सकते। अगर हम नेक्स्ट.js के ऊपर जाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड करते हैं, साथ साथ जरा इसकी जरा इंस्टॉलेशन भी कर लेते हैं ना। WMA के अंदर आके एप्लीकेशन का नाम क्या कर रखना है? नेक्स्ट ऐप। टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है या नहीं, वो मर्जी है। ESLint यूज करना है या नहीं? ESLint क्या है? टाइपस्क्रिप्ट का पता है क्या है? ESLint क्या है? हम नॉर्मली जब डेवलपर कोड करते हैं तो हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? देखो, नॉर्मली हम जब कोड कर रहे होते हैं तो ये स्ट्रिंग डिफाइन की है, ये इसके ऊपर हमने कौन सी यूज की है? डबल स्ट्रिंग। सिंगल स्ट्रिंग से भी कोड हो सकता है या नहीं? एरर आएगा नहीं। अब मैंने एक स्ट्रिंग डबल स्ट्रिंग यूज की है, एक डबल कोड यूज किए हैं, एक सिंगल कोड यूज किए हैं, तो फर्क क्या है? कुछ नहीं है, काम तो चल रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्यों? कभी डबल कोड है, कभी सिंगल कोड है, कभी कोई कोड यूज करें, यानी हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे। अब ESLint हमें एक सेट ऑफ रूल्स लिखने की इजाजत देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके मतलब ये होता है कि हम मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर डबल कोड ही यूज होंगे। अब अगर कोई भी डेवलपर डबल कोड उस प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेगा तो एरर आ जाएगा। उसका फायदा क्या होगा कि हमारे कोड में मेंटेनेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर हम वेरिएबल का नाम है ऐसे रखना है, कांस्टेंट है, वो बड़ा ही नाम होना चाहिए, इस तरह के रूल्स हम डिफाइन कर देते हैं। जो भी डिफाइन करने हैं वो सीनियर इंजीनियर डिफाइन कर देते हैं। अब अगर कोई भी डेवलपर उस रूल्स को वायलेट करेगा, कोड अच्छा नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एरर आना शुरू हो जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन ये है ESLint। इस चीज का सोल्यूशन क्या है? ESLint। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो कॉन्फ़िगर करेगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं कॉन्फ़िगर करेगा। अगर कॉन्फ़िगर करोगे, यस पे करोगे तो कॉन्फ़िगर कर देगा, तो बेसिक रूल्स आपने फिर सेट कर देगा। अगर आपने कस्टमाइज करने हैं
तो मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं रूल्स को। क्या बोल रहा है, टेलमेंट CSS यूज करनी है या नहीं करनी? हम कहते हैं यस करनी है। सोर्स डायरेक्टरी बनानी है या नहीं? Next.js कहता है कि आप अपनी सोर्स डायरेक्टरी भी बना सकते हो अगर बनानी है, अगर नहीं बनानी तो बगैर सोर्स डायरेक्टरी से भी चल सकते हो। तो बनाए या ना बनाए? बना लेते हैं। ऐप राउटर यूज करना है या नहीं? ये रिकमेंडेड है, हमेशा यस ही करना है। अच्छा, ट्रबो पैक यूज करना है या नहीं? हमने नो कर दिया। एलियस यूज करना है या नहीं? उसको हमने यस कर दिया। अब उसकी बेस पे, इन क्वेश्चन की बेस के ऊपर वो हमारे प्रोजेक्ट का बॉयलर प्लेट क्रिएट करके दे देगा। मैंने बताया था ना बॉयलर प्लेट क्या होता है, क्या होता है? चलती हुई चीज, यानी ये बेसिक हमें हेलो वर्ल्ड टाइप एप्लीकेशन बना के दे देगा, उसने दे दिया। वो क्या करता है कि आपको समझो एक हमेशा ये बिल्ड बना के देगा आपको, जो प्रोडक्शन रेडी बिल्ड होगा उसका पैक, उसको आप कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो, उसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं होती। अच्छा, npm dev नेक्स्ट डेव करेंगे तो एप्लीकेशन चल जाएगी 3000 पे। ब्राउजर में आएंगे, लोकल होस्ट 3000 लिखेंगे तो हमारे पास चलता हुआ Next.js का कोड आ जाएगा। इसको हम VS कोड में भी खोल, रिएक्ट की तरह ही है। फोल्डर स्ट्रक्चर रीडमी आ गया, ये टेलमेंट की सेटिंग आ गई। पैकेजेशन पैकेज लॉग फाइल क्या होती है? डिपेंडेंसीज का रिकॉर्ड होता है। ये जिस तरह वाइड कन्फिग फाइल थी इसी तरह नेक्स्ट कन्फिग फाइल। जेएस कन्फिग फाइल गिट इग्नोर क्यों करते हैं यूज? सोर्स का फोल्डर, पब्लिक का फोल्डर, नोड मॉड्यूल और डॉट नेक्स्ट फोल्डर। इन नोड मॉड्यूल में नोड मॉड्यूल है, नेक्स्ट फोल्डर उसका अपना बिल्ड फोल्डर होता है। अच्छा, अब ये मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बेसिक मेरे पास चलता हुआ कोड आ गया। अब इस जो मैंने आपको बात की थी कि इसकी प्री डिफाइंड है फाइल्स एंड फोल्डर के नेम, इसीलिए उसने पूछा था सोर्स डायरेक्टरी बनानी है या नहीं। अब सोर्स डायरेक्टरी के अंदर अगर मैंने कोई डायरेक्टरी बनानी है, लाइक हुक्स बनाने हैं, उसका फोल्डर बनाऊंगा सोर्स में। मुझे अगर स्टोर बनाना है तो उसका फोल्डर बनाऊंगा। मुझे कांस्टेंट बनाने हैं तो उसका फोल्डर बनाऊंगा। मुझे कंपोनेंट्स बनाने हैं तो अच्छा, ये वाली चीजें जो हैं वो हार्ड कोडेड नहीं है। आप कंपोनेंट का फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कांस्टेंट के फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसका कुछ भी, स्टोर का कुछ भी, ये वही है रिएक्ट वाला स्टाइल। लेकिन जो पेजेस है ना, पेजेस यानी इसके अंदर हमें रिएक्ट राउटर डोम यूज नहीं करना पड़ता। Next.js के अंदर वो बाय डिफॉल्ट राउटिंग हमें प्रोवाइड करता है। किस तरह बनाता है? ऐप के अंदर उसने page.js की फाइल बनाई है जो हमें अभी नजर आ रही है। तो इसको मैं सारा चेंज करके, इसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, हेलो, ठीक है। तो ये मेरा मेन राउट है। नॉर्मली हमें रिएक्ट में राउट बनाने के लिए रिएक्ट राउटर डाउन बनाना पड़ता है, उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो सारी चीजें। इसमें वो आपको बिल्ट इन मिलता है। कैसे? ऐप के फोल्डर में आगे अपने फोल्डर बनाना है, जैसे कॉन्टेक्ट का, उसके अंदर फाइल बनानी है page.js। सेम आपने कॉपी करके इधर डाल दिया, इसका नाम क्या रख दिया, कॉन्टेक्ट, और यहां पे लिख दिया कॉन्टेक्ट। यहां पे लिखेंगे /कॉन्टेक्ट। क्या फर्क आया? अब ये कैसे अचीव कर पा रहा है, यानी हमें राउट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली उसने सारा काम कर दिया। मुझे क्या करना है, बस ऐप के फोल्डर के अंदर आके फोल्डर बनाना है, जो भी पेज मुझे क्रिएट करना है। और ये मेन वाला जो page.js है, ये राउट होम वाले को डिपेंड कर रहा है। आपने दूसरे पेजेस बनाने हैं तो उसके फोल्डर बनाने हैं, जो फोल्डर का नाम होगा वही राउट का नाम होगा। अगर मैं एक अबाउट का बनाना चाहता हूं, फिर
अबाउट, तो अब मेरा राउट क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज डॉट जेएस, और उसके अंदर भी सेम। हाँ, फाइल का नाम कुछ और लिखोगे तो वो राउट चलेगा ही नहीं। यानी अगर आप फाइल का नाम, जैसे हम पहले पेज बनाते थे, हम अबाउट डॉट जेएस लिखते थे ना, तो वो चलेगा ही नहीं। अगर आप अबाउट डॉट जेएस लिखोगे, पेज नॉट फाउंड। अगर आप पेज डॉट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्री डिफाइन होते हैं फाइल के नेम। अब अगर आप लिखोगे तो रिफ्रेश करोगे तो अबाउट आ जाएगा। बेनिफिट यही है, राउट नहीं बनाने पड़ रहे, राउट खुद से बने जा रहे हैं। हाँ, वो फिर हमें थोड़ी लॉजिक्स बनानी पड़ती हैं, किन राउट को प्रोटेक्टेड रखना है, किसको प्राइवेट रखना है, वो हम थोड़ी लॉजिक्स बनाते हैं। उसके भी सारे तरीकाकार इसमें दिए हुए हैं। मतलब कोई भी राउट बनाना है, आपने ऐप के फोल्डर में आके फोल्डर बनाना है, उसी फोल्डर के नाम से राउट बन जाएगा, और उसमें क्या बनाना है, बाकी जो कंपोनेंट बनाने हैं वो आप जो मर्जी नाम रखें, वो उसका वही रिएक्ट वाला स्ट्रक्चर सारा चलेगा। वो बनी बनाई दे रहे हैं बस फाइल का नाम पेज डॉट जेएस है। और कोई भी अगर पेज बनाना है तो ऐप के अंदर फोल्डर बनाना है। अगर आपने नेस्टेड बनाना है, यानी आप चाहते हो यार सर्विसेज का पेज बने, सर्विसेज का पेज बने, पेज डॉट जेएस, इसको क्या बोल देंगे, सर्विसेज। अब यहां पे आ जाएगा सर्विसेज, समझ आई बात। अब सर्विसेज का पेज बन गया, और उसके अंदर फिर आपने एक और सर्विसेज के आगे कोई मोबाइल की सर्विस सेल करनी है, सर्विसेज के पेज में फिर फोल्डर मोबाइल एक और बनानी है, तो वेब, मोबाइल के अंदर आगे पेज डॉट जेएस, और उसको क्या कर देंगे, मोबाइल। मोबाइल डायरेक्टली एक्सेस होगा, कैसे होगा, सर्विस फॉरवर्ड स्लैश मोबाइल। बस जितने भी नेस्टेड राउट बनाने हैं, जितना भी काम करना है आपको, सिर्फ ऐप के फोल्डर में पेजेस बनाई जाने हैं, ऐप के फोल्डर में फोल्डर बनाने हैं, जिस नाम से फोल्डर बनाएंगे उसी नाम से राउट बन जाएगा, और पेजेस डॉट पेज बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उधर हम एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए क्या यूज करते थे, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए लिंक का टैग यूज करते थे, इधर क्या करेंगे फिर, इधर ये अपना लिंक का टैग प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप अबाउट पेज से कॉन्टेक्ट पेज में या होम पेज से कॉन्टेक्ट पेज में जाना चाहते हैं, यहां पे आप लिखोगे लिंक, लिंक हमें कहां से मिल जाएगा, नेक्स्ट के अंदर से लिंक, उसका जो है आप href दोगे और क्लास डिफाइन कर दोगे, हैं इसमें href है जिस तरह ए के अंदर होता है, बाकी उसने डिफाइन कर दिया। होम पे आएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट पे चलेगी। अब अबाउट से जाना है कॉन्टेक्ट पे, फिर अबाउट के पेज में क्या कर देंगे, लिंक का टैग लगा देंगे, कहां से मिलेगा, नेक्स्ट जेएस से। होम लगाया उसने, होम पे चलेगी, अबाउट पे चलेगी, इजी है ना। वहां पे मेरे राउटर डोम की कॉन्फ़िगरेशन चीजें हैं, उसकी फाइल बनानी पड़ती है राउटिंग की, वो यहाँ पे बनाने की जरूरत है नहीं पड़ रही। तो हम फीचर के डिवीजन कर रहे थे, कितने फीचर हो गए उसके, दो, कौन कौन से, एक मैंने फीचर बताया ये रेक्ट और नेक्स्ट का कोड एक ही फाइल में लिख सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि राउटिंग जो है वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिल्ट इन मिलती है। बाकी सारा कुछ सेम है। यानी अगर आप, मैं बोलूंगे होम पेज में फूटर का कंपोनेंट कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऐप के बाहर आके कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा, फूटर का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। फाइल डायरेक्टली बना लें, या वो फूटर डॉट जेएस आरएफ करके कंपोनेंट बन गया फूटर। इसको कॉल करना है किसमें, होम पेज में। कैसे करें, पेज के अंदर आगे फूटर से कॉल करके
कंपोनेंट में से फूटर को लेके आए तो फूटर को कॉल कर दिया, और होम पे आएंगे तो फूटर यहाँ पे आ रहा है। यानी फिर ये कंपोनेंट बनाना तो सेम ही हो गया ना। मैंने फोल्डर नहीं बनाया, फोल्डर बना के उसमें भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे आप हेडर बनाते हैं, आप हेडर का फोल्डर बनाया और उसमें हेडर डॉट जेएस, ठीक है। और इसको अगर आपने होम में कॉल करना है तो कैसे करेंगे, पेज डॉट जेएस, और यहाँ पे उसमें हमें डॉट 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 लगाने पड़ते हैं ना, यहाँ पे ये इजी है, @ लगाओ, जो मर्जी फोल्डर एक्सेस कर लो। इसको बोलते हैं नेमिंग एलियस, ये एलियस बना देता है। यानी @ ये एक्सेस कर रहा है सोर्स तक, सोर्स के अंदर किसी भी फोल्डर, यानी आपने हुक्स को करना है @हुक्स, आगे उसकी नाम डॉट 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 वाले, उससे कन्फ्यूजन से बच जाते हैं। तो ये भी समझ आ गया आपको कि ये जो है वो कंपोनेंट वैसे ही बन रहे हैं जिस तरह रिएक्ट में बन रहे थे। हम ऐसे ही करते थे ना, एक एप्लीकेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले एप्लीकेशन को किस में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस में। फिर पेज के अंदर क्या कॉल होते हैं, कंपोनेंट। तो जितने भी कंपोनेंट है वो सारे किस में कॉल हो जाते हैं, पेजेस में कॉल हो जाते हैं। ऑल सेट। दो आसानी, यानी रिएक्ट से एक ज्यादा आगे की आसानी, दो आसानियां मिल गई, एक राउटिंग नहीं करनी पड़ी, और दूसरा और फोल्डर, बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर भी बना बनाया मिल जाता है। वो अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, जब मैं बैकएंड बनाऊंगा तो फिर ही आपको समझ आएगी वो कैसे कर रहा हूं। लेकिन समझो वो हमारा बना बनाया हमें फोल्डर मिल जाता है। जिस तरह हमें ये राउट मिल रहे हैं ना फ्रंट एंड के, ऐसे हमें एपीआई राउट भी मिल जाते हैं। सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, ऐप के अंदर एपीआई बनानी पड़ती है, एपीआई का फोल्डर, उसके अंदर हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी जाएं तो राउट बना सकते हैं, मेन राउट या जो भी हम राउट्स बनाना चाहते हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ पे आगे राउट डॉट जेएस बनानी पड़ती है। यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, ये एपीआई राउट, यानी आपने एक एपीआई बनानी है, तो ऐप के अंदर एपीआई का फोल्डर, उसमें राउट डॉट जेएस। तो अगर आपने इस एपीआई को एक्सेस करना है, लोकल होस्ट /API, क्योंकि एपीआई के जिसका फोल्डर बनाए वो बन नहीं जाता उसका राउट, तो /API हिट करेंगे, हेलो फ्रॉम एपीआई, मजा आया ना। अगर आपने गेट ऑल पोस्ट की एपीआई बनानी है तो फिर हमें डेफिनेटली उसका राउट बनाना पड़ेगा एपीआई के अंदर। तो उसके राउट के लिए हम क्या करेंगे, एपीआई के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, समझो पोस्ट का, और उसके अंदर बनाएंगे अगेन फिर राउट डॉट जेएस। और ये बेसिक सा कोड में उठा के इधर लग देता हूं, हेलो फ्रॉम पोस्ट एपीआई। इसका राउट क्या बनेगा फिर, /API /पोस्ट। गेट की रिक्वेस्ट है तो वो खुद ही उसको रीड कर लेगा। कितनी आसान है एपीआई, यानी जो एपीआई हम वहां से रिकॉल करते थे पोस्ट की चीजों की, वो बनानी है तो जस्ट यहाँ से हमने रिस्पॉन्स जेसन भेजना, एपीआई बन जाती है। दो एपीआई, अगर हम ये नोड में इस तरह की एपीआई हेलो वर्ल्ड बनाए तो हमें काफी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो इधर बनी बनाई चीज है, सिर्फ क्या करना है, एपीआई का फोल्डर, उसमें जो भी राउट बनाना है, अगर होम वाला बनाना है तो होम पे राउट डॉट जेएस, जिस तरह होम पे पेज डॉट जेएस है, और नेस्टेड बनाना है तो वो फोल्डर बना के नेस्टेड बन जाता है। हमने एपीआई कौन सी बनाई है, ये गेट वाली। कैसे पता लगा उसको, ये गेट का फंक्शन लगाया। अगर आपने पोस्ट की एपीआई बनानी तो फिर क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ सेम, बस गेट की जगह क्या आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा, बस पोस्ट की एपीआई बन गई। आपने अपडेट की बनानी है तो पोस्ट की जगह अपडेट, डिलीट की बनानी है तो ये,
समझ आई बात? इतनी इजी से एपीआई बन जाती हैं। तो यानी अब आपका नोड का ये एपीआई के अंदर सारा नोड का कोड है, बाकी आपका रिएक्ट का कोड है। एक फोल्डर एपीआई का उसने बना दिया। देखो नोड में हम क्या बनाते हैं, एपीआई से तो बनाते हैं। उसने कहा सारी एपीआई का कोड मैंने आपको एक जगह दे दिया है एपीआई के फोल्डर में, नोड की सारी एपीआई इसमें लिख लो। तो फायदा हो गया ना, नेक्स्ट ने रिएक्ट और नोड को कंबाइन करके एक ही फोल्डर स्ट्रक्चर दे दिया और जिसमें राउटिंग भी खुद से मैनेज कर रहा है। हमें सिर्फ फोल्डर के नाम बनाने हैं और फाइल क्रिएट करनी है। पेज एपीआई के लिए route.js फिक्स नाम है और पेज के लिए फ्रंट रिएक्ट के लिए page.js। बाकी जो आपने रिएक्ट लिखनी है, कंपोनेंट लिखने हैं, कांस्टेंट लिखने हैं, हुक्स लिखनी है, स्टोरेज लिखने हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो वही रिएक्ट वाले स्टैंडर्ड चलेंगे हमारे। सही है? अच्छा ये भी हो गया आपका मामला सेट। आपको क्या लगता है कि बस इतनी चीजें होंगी या कोई और भी एडवेंचर होगा इसमें? पहले मैं छोटे छोटे एडवेंचर डिस्कस कर रहा हूं ताकि बड़ा जब आएगा तो उस पर हम फोकस कर सकें। एक और इसका एडवेंचर है, वो क्या है, ये ना हमें जो इमेजेस है ना, इमेजेस उसका बना बनाया एक कंपोनेंट देता है इमेज का अपना। वो उस इमेज को लोड, यानी एक वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट है जो इमेज से भी है, इमेज से मतलब उसमें बहुत सारी इमेजेस वीडियोस लगी हुई हैं। अब वो जो वेबसाइट लोड होगी तो वो बहुत स्लो हो जाएगी अगर रिएक्ट में बनी होगी। इन्होंने क्या किया है, एक अपना कंपोनेंट बनाया है। हम रिएक्ट में IMG यूज करते हैं, इन्होंने अपना एक कंपोनेंट बनाया है। क्या नाम रखा उसका? इमेज। ये क्या करता है, इमेज को फास्ट लोड करने में हेल्प करता है। क्या क्या चीजें? कंपोनेंट एक्सटेंड द HTML इमेज कंपोनेंट, जो HTML में इमेज कंपोनेंट है, इसको उसने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। किस तरह से एक्सटेंड किया है? साइज ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेटिकली सर्विंग करेक्ट साइज इमेजेस फॉर ईच डिवाइस, यूज मॉडर्न इमेज फॉर्मेट लाइक, यानी एक साइज आपको चाहिए 20 बाई 20 पिक्सल, आपने इसको दिया हुआ 2000 बाई 2000, वो कह रहा है मैं खुद से इसको हैंडल करूंगा। फिर और क्या करेगा? विजुअल स्टेबिलिटी। फिर क्या करेगा? फास्टर पेज लोड। फिर क्या करेगा? एसेट फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीजें जो है वो इमेज के कंपोनेंट से टारगेट करेगा। कहां से मिलेगा? जिस तरह नेक्स्ट लिंक मिल रहा था ना, नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश लिंक, इमेज कैसे मिलेगी? नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश इमेज। उसमें क्या देना है? सोर्स और आर्ट। बाकी तो IMG की तरह ही चलेगा, बस एक्स्ट्रा क्या चीज है? सोर्स और आर्ट। समझ आ गई बात? तो एक ये चीज इसमें। फिर एक इसमें ऑप्टिमाइजेशन है फॉन्ट की। जिस तरह नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश इमेज है, ऐसे नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश फॉन्ट है। फॉन्ट भी बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। नॉर्मल रिएक्ट की एप्लीकेशन में फॉन्ट को लोड करते हुए काफी टाइम लग जाता है। पहले कोई दूसरा स्टाइल नजर आता है, फिर फॉन्ट लोड होते हैं तो फिर दूसरा स्टाइल नजर आता है। ये फॉन्ट की भी ऑप्टिमाइजेशन देता है नेक्स्ट.js। तो कितनी टोटल होगी? 4। कौन कौन सी? फोल्डर स्ट्रक्चर देता है बैकएंड फ्रंटएंड के लिए, फिर राउटिंग बाय डिफॉल्ट देता है, फिर इमेज का कंपोनेंट देता है और फिर फॉन्ट का देता है। क्या मतलब? नेक्स्ट फॉन्ट मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज योर फॉन्ट एंड रिमूव एक्सटर्नल नेटवर्क रिक्वेस्ट फ्रॉम अप्रूव्ड प्राइवेसी एंड परफॉर्मेंस। It includes built-in self-hosted for any font file. This means you can optimally load web font with no layout shift. यानी वो कह रहा है कि आपको डिफरेंट फॉन्ट नजर नहीं आएंगे लोड होते हुए। अब वो मतलब दरमियान में खुद ही उसको मैनेज करेगा। कौन करेगा मैनेज? नेक्स्ट.js। कैसे करेगा? नेक्स्ट फॉन्ट गूगल। कौन सा यूज करना है? वो HTML के टैग के अंदर लैंग्वेज क्लास के अंदर आपने वो क्लास पास कर देनी है। इस तरह ये फॉन्ट लगता है नेक्स्ट.js के अंदर। ठीक है। तो फॉन्ट ऑप्टिमाइज कर दिया। तो आपने
अगर नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे हो तो उसके जो फॉन्ट आप यूज करोगे तो फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश फॉन्ट को यूज करना है आपने, और ये उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी पड़ती है। गूगल फॉन्ट देता है, लोकल फॉन्ट आप फाइल भी लोड कर सकते हो फॉन्ट को यूज करते हुए, आप लोकल फॉन्ट बना सकते हो, उसकी एपीआई की रेफरेंस में वो दे रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, CSS। रिएक्ट जो है वो बिल्ट इन सपोर्ट दे रहा है बहुत सारी चीजों की, CSS मॉड्यूल, ग्लोबल CSS, टेलमेंट CSS, CSS इन जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये सारी चीजों की सपोर्ट जो है वो बाय द हुक जो है प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, फिर डिप्लाइंग के लिए वो आपको Node.js और फ्रंट एंड सारी चीजों को डिप्लॉय करने का मौका देता है। वर्सल क्लाउड इसके ऊपर, वर्सल जो हमने सीखा था उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं आप। अच्छा, ये सारी चीजों के अलावा जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है SSR और SSC, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड CSS, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR, सॉरी, SSR और CSR। ये मेन रीजन थी नेक्स्ट जेएस के आने की। अब ये SSR का क्या मतलब है और CSSR का, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग। बाकी रीजन तो खैर जो है या नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो रिएक्ट में भी चल ही रहा था, लेकिन ये जो काम उसने किया है ना ये रिएक्ट में नहीं चल रहा था। इसका क्या मतलब है, रिएक्ट जो है ना, ये मैंने आपको शायद पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। वो CSR को सपोर्ट करती है या SSR को करती है, CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक HTML की फाइल होती है, पता है ना हमें ये, यानी जब रिएक्ट का कोड लोड होता है तो उसके अंदर एक HTML फाइल होती है जो लोड होती है, और वो भी क्या होती है, क्या होती है, वो भी एम्प्टी। वो सर्वर से एक फाइल लोड हो जाती है एम्प्टी, उसके बाद क्लाइंट साइड पे सारे HTML टैग बनते हैं और वो फिर रेंडर होते हैं। फिर वो क्या होते हैं, HTML के टैग सारे क्लाइंट साइड पे बनते हैं, फिर वो रेंडर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे हम techlosat.com खोलें, तो इनिशियली हमें ये फाइल जो है वो मिलती है, ऐसे ही इनिशियली ये फाइल हमें मिलती है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ना होता क्या है, नेटवर्क टैब में मैं रिफ्रेश करता हूं, सबसे पहले ये वाली फाइल रिक्वेस्ट होती है इस डोमेन पे, वो रिस्पॉन्स में मुझे ये HTML रिटर्न करता है। अगर हम रिएक्ट की ये अगर आप देखो ना, इसने जो पहली रिक्वेस्ट हुई और जो इसने HTML रिटर्न की, ये सारी HTML है, टैग्स भी हैं इसमें। अगर हम रिएक्ट की ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये नेक्स्ट में बनी हुई है। अगर हम रिएक्ट की एप्लीकेशन देखेंगे तो उसकी HTML जो इंटरनेट से लोड होगी उसमें सिर्फ क्या आएगा, खाली HTML फाइल, उसमें जो UI पे
यानी अगर हम ये वाला जो टेक्स्ट देखें ना, ये वाला जो लोड हो रहा है, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा HTML टैग के अंदर, लेकिन अगर हम रिएक्ट वाली कोई एप्लीकेशन देखते हैं तो वो वहां पे नजर नहीं आएगी। जैसे रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन हमने कल डिप्लॉय की थी एक, उसका क्या था नाम, SMTP, सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट कॉल हुई, HTML रिस्पॉन्स में आई, क्या है, खाली HTML, यहां पे क्या लिखा, होम पेज टेस्ट, लेकिन इसने क्या रिटर्न किया है, खाली डिव। फिर ये होम पेज टेस्ट यहां पे कैसे आ गया, यानी जब हमने रिक्वेस्ट की थी तब तो HTML खाली आई थी, लेकिन अगर अभी देखें तो अभी ये H1 है। तो हुआ क्या है, सर्वर से तो ये फाइल खाली आई है, यानी ये वाली इतनी आई है div id root, ये वाली चीज उसमें नहीं थी। अगर आप सर्वर में देखें तो सर्वर से सिर्फ div id root ही आई है ना, और दूसरी जो फ्रंट एंड वाली div और टैग था वो उसके अंदर नहीं था। लेकिन अगर आप Next.js की एप्लीकेशन देखें तो ये जो बीच में टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये भी div के HTML div वगैरह बीच में बन के आती है। अगर तो खाली HTML की फाइल आ रही है तो बाद में टैग उसमें इंसर्ट हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अगर टैग बैकएंड से बन के आते हैं, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं techluser.com को, अगर टैग बीच में से जो मुझे नजर आ रहे हैं वो बन के आए, क्लाइंट साइड में ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग। रिएक्ट ओनली क्लाइंट साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है, Next.js क्लाइंट साइड रेंडरिंग प्लस सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब तो समझ आ गया कि HTML जो हमें नजर आ रही होती है पेज पे, वो सर्वर से क्या होती है, लोड होती है। यानी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं डोमेन को तो उसमें जो टैग नजर आ रहे होते हैं वो सर्वर से आते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम रिएक्ट की वेबसाइट की SEO करते हैं, यानी जब हम कोई सर्च लिखते हैं ना, यहाँ पे जैसे रिएक्ट ऐप, SEO चलती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब ये डोमेन पहले नजर आनी है, ये बाद में नजर आनी है, टोटल कितने पेजेस होंगे वो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कौन सी पहले नजर आएगी कौन सी बाद में नजर आएगी, इस चीज का डिसीजन होता है वेबसाइट की SEO से। अब SEO कैसे होती है, यानी वो वेबसाइट को क्रॉल करता है, यानी क्रॉलर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट की जब भी रिक्वेस्ट जाती है, कोई वेबसाइट ओपन होती है ना, उसके अगेंस्ट जो HTML के टैग होते हैं उनको रीड करके अपने पास क्रॉलर सेव करता है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो डिसाइड करता है किसको पहले दिखाना है और किसको बाद में दिखाना है। समझ आई या नहीं आई, किसको पहले दिखाना है और किसको बाद में दिखाना। इसका क्या मतलब है, पहले दिखाना है, हर बंदा चाहता है ना उसका बिजनेस टॉप पे आए, हम वेबसाइट बना रहे हैं टॉप पे आए। अब जब हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन देगी एम्प्टी डिव, तो क्रॉल क्या होगा, एम्प्टी डिव। जब एम्प्टी डिव क्रॉल होगी तो SEO में कोई चीज आएगी नहीं, तो हमारी रिएक्ट से बनी हुई वेबसाइट हमेशा एंड पे ही होगी, वो ऊपर, क्योंकि जब भी क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा तो उसको टैग क्या नजर, एक टैग मिलेगा div id root, इससे वो क्या मतलब समझेगी, इस वेबसाइट का क्या मतलब है। तो रिएक्ट की वेबसाइट की SEO करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, देखो ना, SEO टैग्स की बुनियाद पे होती है। ये होम पेज लिखा हुआ है, या ये जो पेज हमें नजर आ रहा है टॉप पे, ये इसके अंदर ये द लाइब्रेरी वेब फ्रेमवर्क, वो इनको रीड करता है, उसकी बेस पे सॉर्टिंग करता है कि किसको टॉप पे दिखाना है।
लेकिन अगर वो उसको मिलेगा ही एम्प्टी चीज तो वो उसको क्रॉल नहीं कर पाएगा। जब क्रॉल कर नहीं पाएगा तो एसईओ नहीं होगी और हमारी वेबसाइट हमेशा रिएक्ट की नीचे रहेगी। आप कहेंगे फिर सारा कुछ हम सर्वर साइड से हमें रेंडर करना चाहिए। अब सर्वर साइड से रेंडर करती है रिएक्ट, जो है वो क्लाइंट साइड रेंडर करती है। पीएचपी ऐसी लैंग्वेज है जो हर चीज सर्वर से रेंडर करती है। पीएचपी क्या है? ऐसी लैंग्वेज है जो हर चीज है। उसी को तो तोड़ने के लिए रिएक्ट आई थी कि हर चीज क्लाइंट से रेंडर करो। क्योंकि पीएचपी की वेबसाइट में मसला क्या था, एक लाइक करना है तो पेज रिफ्रेश होगा, एक कमेंट करना है तो पेज रिफ्रेश होगा। क्यों? एचटीएमएल बार बार कहां से रेंडर होगी? सर्वर से। एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो पेज रिफ्रेश होगा। उसने कहा यार ये बार बार सर्वर से एचटीएमएल लेने में मसला ये है कि एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। रिएक्ट ने उसको बहुत फास्ट कर दिया। क्यों? उसने कहा सारी एचटीएमएल क्लाइंट पे बनाऊंगा, तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन नुकसान हुआ क्या? एसईओ पॉइंट खत्म हो गया। अब जब ये 4-5 ईयर 6 ईयर रिएक्ट ने 10 ईयर अपने अच्छे कर लिए, तो किसी ने सोचा कि परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन हम इससे जो वेबसाइटें बना रहे हैं वो रैंक नहीं हो रही, वो रैंक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम रिएक्ट को डैशबोर्ड टाइप एप्लीकेशन जिसमें एसईओ रिक्वायर्ड नहीं है उसमें यूज करते हैं, तो लोग उसमें यूज करने लगे। फिर नेक्स्ट जेएस ने हल निकाला, उसने कहा मैं रिएक्ट एप्लीकेशन की एसईओ करने में सपोर्ट करूंगा। एसईओ कैसे होती है? अगर सर्वर साइड रेंडरिंग हो। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब क्या है? जब वेबसाइट लोड हो तो जो टैग नजर आ रहे हैं वो सर्वर से रेंडर हो, उधर से आए, क्लाइंट से रेंडर ना हो। अगर सारे कुछ सर्वर से रेंडर करता नेक्स्ट जेएस तो पीएचपी बन जाता। सब कुछ क्लाइंट से रेंडर करता तो क्या बन जाता है? उसने क्या किया? सेंटर पॉइंट। उसने कहा डेवलपर को मैं कंट्रोल देता हूं कौन सा टैग सर्वर से रेंडर करना है, कौन सा टैग, कौन सा कंपोनेंट सर्वर से रेंडर करना है, कौन सा कंपोनेंट क्लाइंट। अब ये बड़ी पावरफुल बात थी। आज से पहले दुनिया में ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये कंसेप्ट कि अपनी मर्जी से जो कंपोनेंट क्लाइंट पे रेंडर करना है क्लाइंट पे रेंडर करो, जो सर्वर पे करना है सर्वर। बड़ी मजे का कंसेप्ट है ना। हमने क्या किया, जो तो ऐसे कंपोनेंट हैं यानी जो चेंज नहीं होते, जैसे ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं हो रही सर्विसेज, ये सारी कहां से रेंडर कर दी? सर्वर से। कुछ ऐसे पेजेस हैं जैसे कैरियर का पेज है, इसके अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, ये जो जॉब्स आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं? ये सर्वर से नहीं आ रही, ये क्लाइंट साइड से रेंडर हुई, क्योंकि ये बार बार क्या होंगी? चेंज होंगी। ऐसा डाटा जो बार बार चेंज होगा, या जैसे हम चैट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कमेंट, जहां इंटरेक्शन आ रही है, उन कंपोनेंट को हम नेक्स्ट जेएस में क्लाइंट साइड बना देते हैं। जो स्टैटिक रहेंगे यानी सर्विसेज, होम पेज, लैंडिंग पेज, या ऐसा टैग जैसे ये जॉब ओपनिंग की हेडिंग है, इस हेडिंग को हम क्या बना देते हैं? सर्वर साइड। अगर ये इस पेज पे अगर ये सारा कुछ है क्लाइंट साइड, अगर सिर्फ जॉब ओपनिंग ही सिर्फ सर्वर साइड होगी, ये भी फायदा है। क्यों? एसईओ में तो ये हेडिंग आ जाएगी ना जिसमें लिखा होगा क्या? जॉब ओपनिंग पेज, तो ये पेज हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जेएस ने जो बहुत बड़ा कारनामा किया था वो क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। अब आप पूछेंगे सर कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैसे करनी है और सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे करनी है? आप ऐप में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, हम इस फूटर कंपोनेंट को करते, ये बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज रेंडर ऑन सर्वर साइड। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज रेंडर ऑन। अगर आपने कुछ भी क्लाइंट साइड से रेंडर करना है तो उसके शुरू में लिखने हैं स्ट्रिंग यूज क्लाइंट का डायरेक्टरी। अब ये कंपोनेंट क्या बन गया?
आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कंपोनेंट को सर्वर साइड भी करें क्लाइंट साइड भी। आप फिर उस कंपोनेंट को डिवाइड कर लें, दो कंपोनेंट बना लें, एक को सर्वर साइड रेंडर करें, एक को, अगर आप कुछ भी ऊपर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो किस तरह रेंडर होगा, अगर आप लिखते हैं तो कैसे होगा, क्लाइंट साइड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस Next.js की एप्लीकेशन के अंदर होम पेज को, अब फुटर क्या है, क्लाइंट साइड रेंडर है ना, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, लोकल होस्ट पे जाऊंगा, यहां पे मेरे पास जो जो क्लाइंट साइडर कंपोनेंट हैं उनका टैग नहीं आएंगे, जो जो सर्वर साइड कंपोनेंट है उनके टैग आएंगे बाय डिफॉल्ट, और फुटर जो है वो क्लाइंट साइड रेंडर हो जाएगा। समझ आई बात? ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड है, बाकी सारे, अगर कंपोनेंट को तो कर लिया सर्वर साइड, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, अगर पेज को करना हो, फिर पूरे पेज को क्लाइंट साइड रेंडर करना है, फिर पेज के अंदर जाएंगे, जैसे अबाउट पेज, इसके शुरू में क्या लगा देंगे, यूज क्लाइंट। अब ये क्या बन गया, क्लाइंट साइड। तो फॉरवर्ड स्लैश अबाउट का पेज क्या बन गया, क्लाइंट साइड कंपोनेंट। देखो इसमें डिव आ रही है, लेकिन डिव क्या है, एम्प्टी, कोई भी ये जो अबाउट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट इसमें नजर आपको नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पेज क्या हो गया, क्लाइंट साइड रेंडर हो गया। अगर आप इसको सर्वर साइड रेंडर करना चाहते हैं तो यूज क्लाइंट खत्म कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब यहां पे देखोगे हेडिंग के अंदर क्या आ रहा है, H1 अबाउट, तो सर्वर साइड अबाउट H1 आएगा रिक्वेस्ट के अंदर। अगर यूज क्लाइंट कर देंगे तो पूरा पेज क्या हो जाएगा। अगर आप इसकी सारे कंपोनेंट और सारे पेजेस के ऊपर यूज क्लाइंट कर दें तो Next.js क्या बन जाएगी, React.js। Next.js क्या बन जाएगी, React। देखो ना, सब कुछ ही क्लाइंट साइड रेंडर कर दोगे तो रिएक्ट तो ऑलरेडी क्या है, एवरीथिंग इज क्लाइंट साइड रेंडर। तो यहां पे भी एवरीथिंग क्लाइंट साइड रेंडर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं, इसको सर्वर साइड ही रखते हैं, लेकिन इसके अंदर आके एक लगाते हैं पैराग्राफ, या एक लगाते हैं इस अबाउट के साथ ना एक स्टेट बना के मैं रेंडर करता हूं, यूजर नेम। स्टेट कैसे बनती है, कांस्टेंट यूजर नेम, सेट यूजर नेम, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट कर लेंगे, या यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे और यूजर नेम को यहां पे प्रिंट कर लिया। तो क्या हुआ, हमने स्टेट बना के यहां पे प्रिंट कर लिए यूजर नेम। तो अब क्या होगा, ये कंपोनेंट कौन सा है, ये पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज कौन सा है, सर्वर साइड है। क्या कह रहे हैं, पढ़ो एक दफा। You importing a component that needs use state. This React hook only works in client side component. To fix, mark the file or apparent file with the use client directive. क्या कह रहे हैं, कह रहा है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ऑन क्लिक, ये चीजें सर्वर साइड रेंडर नहीं हो सकती। देखो ना, एक स्टेट बन रही है, स्टेट तो इनपुट में चेंज आ रहा है, इंटरेक्टिव होती है ना, तो अगर वो हम क्लाइंट साइड रेंडर करें, सर्वर साइड रेंडर करेंगे तो बार बार सर्वर कुछ चेंज करेंगे, बार बार सर्वर में जाके थोड़ी चेंज होगा। तो इसलिए यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, कोई भी कस्टम हुक या ऑन क्लिक वो सर्वर साइड रेंडर नहीं हो सकता। अगर आपने किसी भी कंपोनेंट में ये यूज करना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट लगाना पड़ेगा।
तो इस पेज को फिर मैं क्या लगा दूं तो ये चलेगा यूज क्लाइंट। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है, पूरा पेज ही क्या हो गया, तो एसईओ में तो आएगा नहीं। अब अगर हमने ये भी करना है यार कुछ सर्वर साइड रखना है कंपोनेंट कुछ, तो हम रेदर देन पेज को क्लाइंट साइड बनाएं, हम ये ना करेंगे एक कंपोनेंट बनाएं यूजर इन्फो का, क्या ख्याल है, और उसके अंदर क्या बनाएं, एक स्टेट बनाएं, और यहां पे यूजर इन्फो के साथ उसकी, या सिर्फ यहां पे लगा दें यूजर नेम, इसको स्पैन कर देते हैं, ठीक है। और इसको रेदर देन यहां पे हम स्टेट लगाते, यहां पे आगे सिंपली उस कंपोनेंट को क्या कर लें, कॉल कर लें। यूजर, ये भी क्या था, इसको कैसे बनाना है, यूज क्लाइंट, क्या बन गया है, इंपोर्ट यूज किया हुआ आया नहीं, हाँ आ रहा है कहीं, अच्छा ये आ रहा है, वो शायद वो लेआउट ऐसे किया हुआ है ना, तो ये आ रहा है, शायद ये ग्रिड यूज हो रहा है ना इधर, आ गया अबाउट जो है ना डेव। अब क्या हुआ कि ये वाला H1 तो है क्लाइंट साइड सर्वर साइड, लेकिन यूजर इन्फो क्या है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट एक सर्वर साइड कंपोनेंट में रेंडर हो सकता है। वो कैसे होगा कि ये आधा पोर्शन तो सर्वर से रेंडर होगा और ये वाला पोर्शन, यानी जब सर्वर से मैं लोड करूंगा इस फाइल को, आधा कोड सर्वर से रेंडर होगा और आधा कोड क्लाइंट से, भी वो कैसे कर रहा है इसलिए वहां से कर रहा है उसको, क्योंकि वो है भी स्टैटिक ना, लेकिन आधा कोड क्लाइंट से रेंडर होगा और आधा कोड सर्वर से रेंडर होगा। ये वाला पोर्शन क्लाइंट से रेंडर हुआ है और ये पोर्शन सर्वर से रेंडर हुआ है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्लाइंट साइड कंपोनेंट में सर्वर साइड कंपोनेंट कॉल करें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर किसी भी कंपोनेंट को आपने क्लाइंट कर दिया, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उन पे अगर आपने यूज क्लाइंट नहीं भी लगाया तो वो सब क्या हो जाएंगे, क्लाइंट साइड। मेक सेंस है ना यार, देखो एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसके अंदर एक दो कंपोनेंट और हैं, ये खुद क्लाइंट है तो वो अंदर पेरेंट तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो खुद आया ही नहीं, तो उसके अंदर वाले कैसे कॉल होंगे। तो पेरेंट अगर क्लाइंट बन गया तो फिर अंदर वाले चाइल्ड ही रहेंगे। अगर आपने यहां पे पढ़ा हो ना पेज डॉट, उसमें जब एरर आया था, ये जो वर्ड उसने लिखा था इसका क्या मतलब था, कह रहा है मार्क द फाइल आर इट्स पेरेंट, यानी जिसके अंदर इसको आपने कॉल किया वहां पे यूज क्लाइंट लगा दोगे, फिर इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, पेरेंट अगर क्लाइंट साइड बन गया तो चाइल्ड बाय डिफॉल्ट क्लाइंट साइड बन गया। समझ आई बात। तो ये इसकी मेयर लॉजिक है कि क्लाइंट साइड कैसे रेंडर होता है और सर्वर साइड कैसे रेंडर होता है। यूज डिस्पैच भी यूज करना है तो क्लाइंट साइड करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड होगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि हम मेन फाइल के ऊपर क्या क्लाइंट साइड लगा सकते हैं या नहीं, मेन फाइल पे स्टोर लगाएंगे या नहीं। अगर हम मेन फाइल पे स्टोर लगाएंगे तो पूरी नेक्स्ट.जेएस ऐप क्या बन जाएगी, रिएक्ट.जेएस ऐप बन जाएगी। इसका मतलब है
कि फिर हम स्टोर जो है ना वो किसी पेज लेवल पे प्रोवाइड करेंगे जिसको आपने क्लाइंट रखना है। नॉर्मली फिर हम क्लाइंट साइड सिर्फ स्पेसिफिक पेजेस करते हैं, जैसे डैशबोर्ड है, सारे पेजेस सर्वर साइड है, फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड पेज जो है वो क्लाइंट है। उस डैशबोर्ड पेज पे हम प्रोवाइडर लगा के उसके अंदर सारे कंपोनेंट और अपने सब कंपोनेंट कॉल कर लेंगे, उस पूरे डैशबोर्ड को क्लाइंट साइड रखेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड में ऐसे हुआ तो कोई लेना देना होता नहीं, तो उसमें सिर्फ हुक्स वगैरह और स्टोर यूज करेंगे। लेकिन जो सर्वर साइड पेजेस हैं उनमें फिर हम नहीं यूज कर सकते उनको, उनमें सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं उनमें जो छोटे कंपोनेंट है वो चाइल्ड बनाए, लेकिन उनमें भी स्टोर यूज नहीं हो सकता क्योंकि उनके ऊपर रैपर नहीं होगा स्टोर का। कस्टम हुक्स वो भी एक सिंटैक्स है। यहां तक आपको क्वेश्चन हो तो पूछें बारी बारी नेक्स्ट जेएस के अंदर। बस यही डिफरेंस है रेक्ट और नेक्स्ट में, इसके अलावा नहीं है। एक और इसमें चीज है छोटी सी, वो भी करनी है हमने कि इस एप्लीकेशन की सबसे पेरेंट फाइल कौन सी है नेक्स्ट जेएस की, कौन सी पेज डॉट जेएस। पेज जेएस तो बहुत सारे हैं, नहीं वो नहीं है। सबसे मेन फाइल है इसकी लेआउट डॉट जेएस जो ऐप के फोल्डर में पड़ी है, इसके अंदर ये चिल्ड्रन कॉल हो रहा है, या इस लेआउट के अंदर सारे के सारे पेजेस कॉल होते हैं। अगर मैं हेडर लगाना चाह रहा हूं सारे पेजेस पे तो मैं कहां लगाऊंगा, यहां पे। कैसे लगाऊंगा, इस चिल्ड्रन से ऊपर हेडर। अब जिन पेज पे मैंने हेडर नहीं भी लगाया हेडर आ रहा है, अगर मैं सर्विसेज में जाऊंगा हेडर आ रहा है, सर्विसेज की मोबाइल में जाऊंगा हेडर आ रहा है मेन लेआउट में। अब ये अगर हमने वहां पे भी करते थे ना सम टाइम कि ऐसे कंपोनेंट जो हर पेज में हर राउटिंग में लगाने हैं, तो हम उसे जहां राउटिंग डिफाइन करते थे उसके ऊपर लगाते थे। तो इधर किस तरह लगाएंगे, लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर हम हमारी फिर नेक्स्ट जेएस में कोई पूछे आपकी सबसे मेन फाइल कौन सी है, क्या बताएंगे उसको, ऐप फोल्डर में लेआउट डॉट जेएस। अगर आप चाहते हो कि कुछ यूआई सिर्फ सर्विसेज के दोनों सब पेजेस के अंदर शेयरेबल हो, सर्विस के पेज में और सर्विस के सब पेजेस में शेयरेबल हो, फिर हम सर्विसेज के फोल्डर में एक फाइल बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेआउट डॉट जेएस। और इसकी मेन लेआउट को हम कॉपी कर लेते हैं, ये सर्विसेज के लेआउट फोल्डर में ले आते हैं और कुछ चीजें यहां से रिमूव कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर आपने ग्लोबल सीएसएस या कुछ भी लगाना है वो भी कहां पे लगाएंगे, मेन लेआउट डॉट सीएसएस में। अच्छा, ये जो आपका टैग होगा, अब ये हमारा है सर्विसेज लेआउट, एक रूट लेआउट होता है, सब लेआउट भी बना सकते हैं अगर हमारे पास नेस्टेड पेजेस है। एक पेज के अंदर हमने लेआउट डॉट जेएस सर्विसेज में बना लिया है, अब ये इस पेज पे भी चलेगा और इसके नेस्टेड पे, बाकी पेजेस पे नहीं चलेगा। तो अगर हम कहते हैं इसको, ये देखो मेन लेआउट से आ रहा है, ये सर्विसेज के लेआउट से आ रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड से सर्विसेज पे भी जाऊंगा उधर से आ रहा है, लेकिन अगर अब मैं अबाउट पे जाऊंगा तो वहां पे सर्विसेज लेआउट नहीं आएगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा वहां पे भी सर्विसेज लेआउट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सर्विसेज पेज पे जाऊंगा तो सर्विसेज लेआउट आएगा। यानी हर पेज का आपने अपना लेआउट बनाना है,
तो उस फोल्डर, उस पेज के फोल्डर में लेआउट डॉट जेएस बना ले, वो उस पेज के ऊपर भी इंप्लीमेंटेबल होगी और उसके जितने भी नेस्टेड पेजेस हैं उधर भी इंप्लीमेंटेबल होगी। समझ आ रही है ना? वो बाद में देखेंगे, वो हो गया, अभी में देखेंगे। सब पे ही आ रहा है। इसमें प्रोजेक्ट बना दें, इसमें बना देते हैं। v0.dev पे आए, क्या बनाएं? क्रिएट अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर मी। v0.dev जो है वो नेक्स्ट जेएस में कोड जनरेट करता है। लवेबल जो है वो वाइट में, रिएक्ट वाइट में कोड जनरेट करता है। ये देखो नेक्स्ट का लिंक उसने यूज किया, बनाने लग गया। आपकी ख्वाहिश मैंने फौरन पूरी की है। फायरबेस वो भी वेब का कोड क्रिएट करता है, रिएक्ट का, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर लेता है वो। एक और मैंने ढूंढा है, वो है बोल्ट। वीडियो आ गई ऐसी है। ये ये भी बड़ा अच्छा कोड जनरेट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। लो जी, एप्लीकेशन बन गई है, ठीक हो गया। इसको कहते हैं इमेजेस शिमेजेस भी लगाओ यार इसमें। वो क्या है, इमेजेस जहाँ से मिलती हैं फ्री फिक्स। हाँ, खूबसूरत बनाता है ये। इसमें डिजाइन में इतना अच्छा नहीं है लेकिन चलो है, लगेगा, टाइम लगेगा यार, एक एक दिन तो लगेगा। ये 2-4 मिनट में ही करी जा रहा है। डिप्लाई पे क्लिक करके आप डिप्लाई भी कर सकते हो इसको इधर से। ये वर्सल पे डिप्लाई करते हैं, अभी करते हैं, ये तो फिर बना लेना। हाँ, कर रहा है भाई, अब बातें मान रहा है। क्लिक ऑन डिप्लाई, डिप्लाई टू प्रोडक्शन। सिंपली यहाँ से लिंक लिया, ये जैसे आएगा लिंक आ जाएगा, क्लिक करेंगे, लॉग चल रहे हैं डिप्लॉयमेंट के। और ये हमें डोमेन मिली है। जबरदस्त हो गया। शॉप नो, ऐड टू कार्ट। v0.dev जो है ना वो, उसमें बहुत स्मार्ट है, यानी लॉजिक्स बिल्ड करने में बहुत स्मार्ट है। इसको कहेंगे ना ऐसे लॉजिक लगाओ, ये लॉजिक लगाओ, फायरबेस लगाओ, लाइब्रेरी इतना अच्छा नहीं है उसमें। वो डिज़ाइन में अच्छा है, ये लॉजिक्स में अच्छा है ज़्यादा, बहुत अच्छा काम करता है। बन गई है, इसका कोड ले लें अब। कोड कहाँ से मिलेगा? गिटहब पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी, फ्री रेपोजिटरी क्रिएट कर देगा।
वो मिल गई हमें, ये रेपोजिटरी मिल गई, सारे आपको ऐप का फोल्डर, कंपोनेंट, हुक्स वगैरह सब कुछ मिल गया। उसको आप सिंपली क्लोन करें, जैसे कल मैंने आपको सिखाया था, गिट क्लोन ई कॉमर्स लैंडिंग पेज, वो क्लोन हो जाएगा। फिर इसको कर्सर में ओपन करें, जो कोई छोटे मोटे काम रह जाएंगे वो कर्सर से कराएं। बाकी की कोई ऑटोमेशन करनी है, कोई चीज़ें चल नहीं रही, कोई मसले मसाइल हैं, कर्सर को बताएं, वो कर देगा। तो अब इसमें ऐप के अंदर उसने पेज के अंदर एक ही पेज बनाया है बस, लैंडिंग पेज, बाकी उसने सारे क्या बनाए हैं, कंपोनेंट, यूआई के अलग बनाए हैं सारे। तो अगर आपने नेक्स्ट.जेएस का कोड जनरेट कराना है तो क्या टूल यूज करेंगे, v0.dev। और अगर आपने ड्राइव, अगर आपने डायरेक्ट का कोड जनरेट कराना है तो, अगर आपने इनके किए हुए जनरेट को आगे बढ़ाना है जहां ये थक जाएं तो फिर मजा आया ना। तो ये तो टेंशन ही नहीं है।